नमस्कार दोस्तों। आप लोग यह कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। एक पिता अपनी औलाद के लिए अपने खून का एक एक कतरा निचोड़ देता है। अपनी जवानी को कोलू के बेल की तरह पीसता है देता है, सिर्फ इसलिए कि उसका बच्चा मकबल पर सो सके। लेकिन जब वही बच्चा दौलत के नशे में अंधा होकर अपने ही बूढ़े और बीमार माँ बाप को सर्दियों की ठुठुरती रातों में छतों पर जमने के लिए फेंक देता है, तो सिर पर घर का बंटवारा नहीं होता, वह इंसानियत की मौत होती है। एक माँ जिसने अपनी साड़ी के पल्लू से बेटे को ठंड से बचाया, आज उसी माँ को अपने ही घर में एक फटे हुए कंबल के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। लेकिन याद रखना, जब सगा खून गद्दार बन जाता है तो कुदरत सड़कों की धूल से एक ऐसे फरिश्ते को उठाती है जो उसे बूढ़े पिता के एक एक आंसू का हिसाब उन जालिमों के पसीने और खून से लूसता है। बट एक पिता की लाचारी, एक माँ की तड़प और एक मुंह बेटे बेले के उसे खौफनाक और रुला देने वाले हिसाब की दास्तान, जिसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों से आंसू का सैलाब नहीं रुकेगा। मुंबई के बांद्रा इलाके में खड़ा 20 करोड़ का रॉयल ओक बंगला बाहर से किसी जन्नत का दरवाज़ा लगता था, लेकिन इस जन्नत की दीवारों में 75 साल के रघुवंशी और 70 साल के उनकी पत्नी सावित्री देवी का खून और आंसू की नमी दफन थी। रघुवंशी कभी एक सरकारी स्कूल में गणित के मास्टर हुआ करते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी घिसे हुए जूते पहने, कभी अपने लिए एक नई शर्ट नहीं खरीदी। सावित्री देवी ने अपने मायके से मिले पुश्तैनी गहने तक बेच दिए थे ताकि उनका इकलौता बेटा रोहन अमेरिका जाकर MBA कर सके। रोहन को इस बंगले का डाउन पेमेंट देने के लिए रघुवर ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी पेंशन और PF के लाख अपने बेटे को हाथों में हंसते हंसते रख दिए थे। आज रोहन शहर का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बिल्डर बन चुका था और उसकी पत्नी मिताली एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी जिसके डिजाइनर पर्स की कीमत थी लाखों में होती थी। लेकिन इस 20 करोड़ के बंगले में रघुवर जी और सावित्री जी के लिए जो जगह तय की गई थी, वह घर को कोई कमरा नहीं था। उन्हें घर की सबसे ऊपरी छत पर बनने पुराने लोहे की चदरों वाले छोटे से स्टोर में फेंक दिया गया था। जनवरी का महीना था। मुंबई ने उस साल अप्रत्याशित रूप से हार्ट कांप देने वाली सर्दी पड़ रही थी। रात के 2 बज रहे थे और तेज बर्फीली हवाएं समुद्र की तरफ से आकर उस टीन के स्टोर से टकरा रही थी। उस कमरे में ना कोई हीटर था, ना नीचे बिछाने के लिए कोई ढंग का गदा। सावित्री देवी को पिछले 2 सालों से पैरालाइज था। उनके शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं करता था और वो बिस्तर पर ही रहती थी। इस कड़कड़ाते ठंडे में सावित्री देवी का कमजोर शरीर एक सूखी पत्ती की तरह काँप रहा था। उनके पास सोने के लिए सिर्फ एक पतली सी जगह जगह से फटी हुई सूती चादर थी। ठंडे के मारे उनके होठ नीले पड़ चुके थे और उनके मुंह से कराने की दर्दनाक आवाज़ आ रही थी। रघुवर जो 75 साल की उम्र में घुटनों के भयंकर दर्द के बावजूद अपनी पत्नी के पास जमीन पर बैठे थे, उन्होंने अपनी पुरानी उन स्वेटर उतारकर सावित्री देवी पैरों पर लपेट दी थी। वह खुद सिर्फ एक फटी हुई बनियान में ठंड से ठिठुर रहे थे। वह अपने खुरदुरे हाथों से अपनी पत्नी के जमे हुए हाथों को रगड़ रहे थे ताकि उनमें कुछ गर्माहट आ सके। सावित्री, मेरी भाग्यवान आंखें खोलो। रघुवर जी के आंसू उनके सफ़ेद दाढ़ी में उछल रहे थे। तो हिम्मत मत हार, मैं अभी नीचे जाकर रोहन से हीटर मांग कर लेता हूँ। वो मेरा खून है। सावित्री, वह अपनी माँ को वैसे ठंड से मरने नहीं देगा। सावित्री देवी ने कांपते हुए अपने पति का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों बेबसी थी। उन्हें इशारे से मना किया क्योंकि वह जानती थी कि नीचे जाना मतलब जिल्लत के नरक में जाना है। लेकिन रघुवर जी अपनी पत्नी कि यह तड़प नहीं देख सकते थे। वह लड़खड़ाते हुए उठे और नंगे पैर उस बर्फीली छत से नीचे सीढ़ियों की तरफ चल पड़े। 75 साल के रघुवर जी अपने नंगे कांपते हुए पैरों से उस आलीशान डुप्लीकेट्स की ठंडी बर्फीली संगमरमर की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। हर सीढ़ी पर उनके कमजोर घुटने चमड़ा रहे थे और हड्डियों में चुभने वाली वह भयानक ठंड उन्हें अंदर तक जमा रही थी। उनके शरीर पर सिर्फ एक फटी हुई सूती बनियान और एक घिसा हुआ पैजामा था जिसे पहनकर वह ऊपर छत की उस काल कोठरी में अपनी लपाग्रस्त पत्नी सावित्री जी की मौत का तमाशा देखने का
मजबूर थे। छत का तापमान 2 डिग्री था, लेकिन जैसे ही रघुवर जी ने नीचे हॉल के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। हॉल के अंदर का नज़ारा उनके दर्द को और गहरा कर रहा था। पूरे हॉल में इटालियन लेदर के सोफे और मखमली मोटे कालीन बिछे हुए थे। घर का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम पूरी ताकत से चल रहा था, जिसकी वजह से कमरे का तापमान 25 पर सेट था। बिल्कुल वसंत ऋतु जैसा गर्म, आरामदायक और सुहावना। हॉल में रोहन, उसके हाई सोसाइटी पत्नी मिताली और उनके कुछ रईस दोस्त बैठे थे। सबने सिर्फ एक टी शर्ट या हल्का स्वेटर पहना हुआ था, क्योंकि उन्हें ठंड का एहसास ही नहीं था। विदेशी शराब की बोतलें खुली हुई थी और सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। रघुवर जी सीढ़ियों से उतरकर हॉल के दरवाजे की चौखट पर आकर खड़े हो गए। उनकी हड्डियां ठंडे से इतनी बुरी तरह खटखटा रही थी कि उनके जड़बे हिल रहे थे। उनका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। उनके होठ नीले पड़ चुके थे। तभी उनकी नज़र हॉल के एक कोने पर गई। वह नजारा देखकर उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहाँ मिताली का लाख का विदेशी नस्ल का कुत्तो शेडो एक मोटे डिजाइनर मखमली बिस्तर पर सो रहा था। उस कुत्ते को जरा भी ठंड न लगे, इसलिए उसके बिस्तर के ठीक पास एक बहुत ही महंगो ऑयल हीटर चल रहा था। एक कुत्ता मखमल में हीटर के सामने सो रहा था और जिस माँ ने रोहन को अपनी कोख में 9 महीने रखा था, वो ऊपर छत पर एक फटी हुई चादर में ठंड से नीली पड़कर मर रहे थे। रघुवर जी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रोहन बेटा, रघुवर जी की आवाज़ उनके सूखे और कांपते गले में ही अटक रही थी। बेटा, उनकी एक कमजोर कांपती हुई आवाज़ सुनकर हॉल में बैठे मेहमानों की हंसी रुक गई। सबने एक साथ मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। वह 75 साल का एक बूढ़ा आदमी फटे हुए कपड़ों में भिखारी जैसी हालत में काँप रहा था। मिताली का चेहरा यह देखकर गुस्से, शर्मिंदगी और खीसे एकदम लाल हो गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ महंगा वाइन का गिलास छलक गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीचे आने की बूढ़े? मिताली पागलों की तरह चीखी। उसने अपना गिलास मेज पर जोर से पटका। मैंने कहा था ना कि जब मेरे वीआईपी मेहमान घर पे हो तो तुम अपना यह मनहूस और भिखारी वाला हुलिया लेकर नीचे मत आना। मेरे घर की गिलास खराब करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रोहन ने अपने दोस्तों के सामने अपनी इस बेइज्जती को महसूस करते हुए दांत पीसकर अपने पिता को घूरा। वो अपनी जगह से उठा और तेज कदमों में चलता हुआ दरवाजे तक आया। एक तमाशा है पापा, रोहन जलाते हुए बोला। आप लोगों को छत पर वो बड़ा सा कमरा दिया तो है, अब क्या मेरी जान लगे? क्यों आ गए हैं हम सबके सामने मेरी इज्जत का फलूदा करने? रघुवर जी की आंखों में जो पानी जमा था वो छलक कर उनके झुर्रियों वाले गालों पर बहने लगा। वो आंसू इतने गर्म थे कि उस कड़कड़ाती ठंड में भी भाप छोड़ रहे थे। बेटा, रघुवर जी ने अपने दोनों कांपते हुए हाथ रोहन के सामने जोड़ लिए। तेरी माँ ऊपर ठंड से मर रही है बेटा। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। रोहन वो लकवाग्रस्त है, वो अपना हाथ तक नहीं हिला सकती। इस हड्डियाँ गला देने वाली ठंड में वह सिर्फ एक फटी हुई पतली चादर में काँप रही है। उसकी सांसें उखड़ रही। रघुवर जी का गला रंध गया। बेटा, मुझे अपने कमरे का कोई पुराना हीटर देता, या फिर उसे कुत्ते के पास जो हीटर रखा है वही कुछ घंटों के लिए दे दे बेटा। मेरी सावित्री की जान बच जाएगी मेरे लाल। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, उसे बचा ले रोहन। 75 साल का वह बूढ़ा बाप जिसने 30 साल पहले एक एक पाय छोड़कर अपना पेट काट कर रोहन को अपनी उंगली पकड़ा कर चलना सिखाया था, आज उसी बेटे के सामने उसी के दोस्तों के बीच घुटनों के बले जमीन पर बैठ गया और अपनी पत्नी की जिंदगी की भीख मांगने लगा। लेकिन रोहन और मिताली की आंखों में रत्ती भर भी रहम नहीं था। उनका जमीर पूरी तरह से मर चुका था। आर यू मेड? पागल हो गए हो तुम? मिताली बीच में चिल्लाते हुए आई। उसकी आंखों में एक डायन जैसी क्रूरता थी। मैं अपने सेंडो का हीटर उस लौके वाली बुढ़िया को दे दूँ? हाउ डेयर यू? सेंडो को ठंड लग जाएगी और डिप्रेशन में आ जाएगा, और तुम दोनों बूढ़े बूढ़िया इस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। यही बहुत है। एक तो तुम्हारे पाल कर रखा है, ऊपर से तुम्हें हीटर चाहिए। उसी हीटर के बिजली का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा?
रघुवर जी जो घुटनों के बल बैठ रो रहे थे, उन्होंने अपनी कांपती आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, मैंने अपने रिटायरमेंट के पीएफ के पूरे लाख तुझे इस घर को खरीदने के लिए दिए थे। वो मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। मुझे मेरे ही पैसों में से एक कंबल ला दे रोहन, बस एक हीटर ला दे। मैं भीख मांगता हूँ तेरी माँ मर जाएगी बेटा। यह सुनते ही रोहन का अहंकार आग बबूला हो गया। उसे अपने दोस्तों के सामने वो 60 लाख की बात चुप गई। हवे वह एक हैवान की तरफ दौड़ा। रोहन ने गुस्से में आगे बढ़कर अपने उससे बूढ़े और कांपते हुए बाप की उस फटी हुई बनियान के लोकर कॉलर को दोनों हाथों से इतनी जोर से पकड़ा कि रघुवर जी के गले की नसें तन गई। ये 60 लाख का ताना मुझे रोज रोज मत दिया करो, समझे? रोहन ने अपने पिता के चेहरे के पास आकर नफरत से फुफराते हुए कहा, वाह, पैसे देकर तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया था। तुमने मुझे पैदा किया था तो मुझे पालना और मेरी ज़रूरतें पूरी करना तुम्हारा फर्ज था, और पैसे मेरा हक थे। तुम दोनों की वजह से मेरी इज्जत नीलाम हो रही है। और फिर रोहन ने वह किया जो एक शैतान भी अपने बाप के साथ करने से पहले 100 बार सोचेगा। रोहन ने अपने बूढ़े माँ बाप के कॉलर को पकड़े ही पूरी ताकत से नीचे की तरफ एक जोरदार धक्का दिया। निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। रघुवर जी का वह कमजोर शरीर उस धक्के को सही नहीं पाया। वह हवा में पीछे की तरफ लड़खड़ा हुआ सीधे उन बर्फीली संगमरमर की सीढ़ियों की तरफ जा गिरे। रघुवर जी का सिर सीढ़ी के एक निकुली किनारे से जोर से टकराया। अब उनके मुंह से दर्द की एक चीख निकल गई। उनके माथे के चमड़े फट गए और वहां से ताज़ा गर्म खून की एक मोटी धार फूट पड़ी जो उसे सफ़ेद संगमरमर को लाल करने लगी। रघुवर जी दर्द से कहराते हुए जमीन पर लौट गए। रोहन ने वह खून देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उससे अपनी मार्बल खराब होने की चिंता थी। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और चिल्लाकर कहा, और कान खोलकर सुन लो, अगर कल सुबह तक तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया ने उस छत से नीचे एक कदम भी रखा या मुझे तुम्हारी आवाज़ भी सुनाई दी तो मैं तुम दोनों को घसीट कर शहर के बाहर गटर में फेंक कर लाऊंगा। सड़ते रहना वहीं पर। रोहन ने दरवाज़ा इतनी जोर से बंद किया कि पूरे घर की दीवारें हिल गई। अंदर से कुंडी लगने की आवाज़ आई। हॉल में वापस डीजे का संगीत शुरू हो गया। बाहर सीढ़ियों पर धूप, अंधेरा और मौत जैसी ठंड थी। रघुवर जी अपने सिर से बहुत हुए खून को अपने कांपते हाथों से दबाए उस ठंडी सीढ़ी पर बेटे फूट फूट कर रो रहे थे। उनके आंसू में उनके खून को भी पतला कर दिया था। एक पिता के लिए इससे बड़ी मौत क्या होगी कि उसका अपना खून, उसका अपना बेटा एक कुत्ते की नींद और उसकी लग्जरी को अपने जन्म देने वाली माँ की जिंदगी और अपने बाप की इज्जत से ज़्यादा कीमती समझे। रघुवर जी ने खून से सने अपने हाथों से जमीन को छुआ। उनका दिल टूट कर राख हो गई चुका था। वह रोते हुए बिना हीटर, बिना कंबल और एक फटे हुए माथे के साथ अपनी लाठी टेकते हुए वापस उस 2 डिग्री की छत की तरफ चल दिए। वो उस काल कोठरी में लौटे। सावित्री अभी भी उस फटी हुई चादर में सिकुड़ी हुई मौत के इंतजार में नीली पड़ रही थी। रघुवर जी ने बिना कुछ कहे अपने लहलुहान सिर और बर्फ जैसे ठंडे शरीर से सावित्री जी को कसकर गले लगा लिया। उन्होंने अपना कमजोर सीना अपनी पत्नी को दे दिया ताकि उसे थोड़ी गर्माहट मिल सके। उस रात छत पर एक पति और एक पत्नी रोए नहीं थे, बल्कि इंसानियत उस बर्फीली रात में हमेशा के लिए जमकर मर गई थी। अगली शाम रोहन की कंपनी भारी घाटे में थी। उसे अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए एक बहुत बड़े विदेशी इन्वेस्टर की फंडिंग की जरूरत थी। उसे इन्वेस्टर को खुश करने के लिए रोहन और मिताली ने घर के बगीचे में एक बहुत बड़ी विंटर गाला पार्टी रखी थी। पूरा घर विदेशी फूलों और झूमरों से सजा था। बाहर भयंकर ठंड थी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। पार्टी के दौरान मिताली का कुत्ता सेंडो बारिश में भीग कर हॉल के अंदर आ गया और उसने इटालियन मार्बल पर कीचड़ के निशान बना दिए। मिताली का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। घर के नौकर मेहमानों को खाना परोसने में व्यस्त थे। मिताली ने छत का दरवाजा खोला और चिल्लाई, ये बूढ़े नीचे आ भी। रघुवर जी बुखार से तप रहे थे। कल रात की ठंड उनके शरीर में बैठ गई थी। वह लड़खड़ाते हुए नीचे आए। यह कीचड़ साफ कर, अभी क्या भी। मिताली ने एक गंदा पोछा और ठंडे पानी की बाल्टी रघुवर जी के
पैरों में फेंक दी। बहू, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरे घुटने मुड़ नहीं रहे हैं और तेरी माँ भी ऊपर अकेली है। रघुवर जी काँप रहे थे। बकवास मत कर उठे। रोहन वहाँ आ गया। मेरे 500 करोड़ के इन्वेस्ट आने वाले हैं। अगर उन्होंने ये कीचड़ देखा तो मेरी डील कैंसिल हो जाएगी। चुपचाप घुटनों के बल बैठ और ये फर्श चमका। एक 75 साल का इधर पिता बुखार से तपते शरीर के साथ उन 100 अमीरों मेहमानों के सामने घुटनों के बल बैठकर ठंडे पानी से फर्श पर पोछा लगा रहा था। मेहमान उन्हें देखकर मुंह बना रहे थे। कितने गंदे नौकर रखे हैं तुमने रोहन। एक रिश्तेदार ने तंज कसा। अरे क्या बताऊं अंकल, एक अनाथ बूढ़ा है, तरस खाकर मैंने इस पनाह दे रखी है। रोहन ने हंसते हुए अपने ही पिता को सरेआम अनाथ नौकर बता दिया। रघुवर जी के आंसू उसे ठंडे पानी की बाल्टी में गिर रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की इज्जत आज अपने ही बेटे के जूतों के नीचे कुचलते हुए देख ली थी। तभी रघुवर जी का हाथ काम गया और पोछे की बाल्टी का थोड़ा सा गंदा पानी मिताली की 5 लाख की डिजाइनर ड्रेस पर छलक गया। ये बाल्टी रास्कर मिताली पागलों की तरह खींचती थी। उसने बिना एक पल सोचे अपने हाथ में पकड़ा हुआ रेड वाइन का पूरा गिलास रघुवर जी के चेहरे पर फेंक दिया। वाइन उनकी आंखों में गई और उन्हें भयंकर जलन होने लगी। अंधी आंखें हैं तुम्हारी। मिताली ने अपने हील वाले सैंडल से रघुवर जी के कंधे पर एक जोरदार लात मारी। तुमने मेरी 5 लाख की ड्रेस खराब कर दी, भिखारी कहीं का। रघुवर जी दर्द से कहराते हुए जमीन पर गिर पड़े। रोहन ने आगे बढ़कर अपने पिता को कॉलर से पकड़ा। तुमने मेरी पूरी पार्टी बर्बाद कर दी। सिक्योरिटी इस बूढ़े को और ऊपर पड़ी उस लकवे वाली बुढ़िया को अभी के अभी घसीट कर घर के बाहर उस ठंडी सड़क पर फेंक कर आओ। मुझे अब मेरे घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड ने रघुवर जी को बाहों से पकड़ा। 2 और गार्ड छत पर गए और उन्होंने लकवे से ग्रसित कांपती हुई सावित्री देवी को उस फटी हुई चादर समेत सीढ़ियों से घिसटते हुए नीचे ले आए। नहीं रोहन बेटा, ऐसा मत करो। रघुवर जी चिल्ला रहे थे। तेरी माँ लकवे में है, वह बारिश में मर जाएगी। मेरे लाल, मुझे मार ले, लेकिन उसे बाहर मत फेंक। लेकिन दौलत के नशे में अंधे उस बेटे ने अपनी माँ की तरफ नहीं देखी। गार्ड्स ने उन दोनों बूढ़े माता पिता को उस कड़कड़ाती ठंड और बारिश में 100 मेहमानों के सामने घसीटते हुए घर के मेन गेट से बाहर कीचड़ से भरी सड़क पर फेंक दिया और लोहे का विशाल गेट अंदर से बंद कर दिया। रघुवर जी उस ठंडी सड़क पर कीचड़ में सनी हुई अपनी लपाग्रस्त पत्नी का सिर अपनी गोद में रखकर पागलों की तरह रो रहे थे। बारिश की बूंदें उनके शरीर को झुमा रही थी। आज उनके पास आंसू बहाने का अलावा कुछ नहीं बचा था। तभी उस अंधेरी और बारिश से भीगती सड़के के नुक्कड़ पर एक रोशनी चमकी। एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 रॉयल रेंज रोवर गाड़ियों का एक बेहद खौफनाक और शाही काफिला उसी तरह बढ़ रहा था। रोहन के घर के अंदर बैठे मेहमान खुशी से उछल पड़े। रोहन, तुम्हारे वो 500 करोड़ के इन्वेस्टर मिस्टर देवराज आ गए हैं। रोहन और मिताली जल्दी से छाता लेकर गेट की तरफ भागे। सड़क पर काफिले के सबसे बीच वाली काले रंग की विशाल रोल्स रॉयल्स आकर ठीक उस जगह रुकी जहाँ रघुवर जी अपनी बेहोश पत्नी को गोद में लिए बारिश में तड़प रहे थे। गाड़ी का दरवाजा खोला। उसमें से 35 साल का एक बेहद लंबा चौड़ा और किसी खूंखार शेर जैसी शख्सियत वाला आदमी बाहर उतरा। उसने जेड ब्लैक रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जलाल था। उसके पीछे 10 काले कपड़ों वाले भारी भरकम कमांडो खड़े हो गए। यह शख्स और कोई नहीं, शहर का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार और अरबपति बिजनेस टकून देवराज सिंघानिया देव था। लेकिन देवराज सिंघानिया की एक और पहचान थी। 25 साल पहले रघुवर जी को यह लड़का एक रेलवे स्टेशन के कूड़ेदान के पास ठंड से ठिठुरता हुआ मिला था। रघुवर जी व सावित्री देवी ने इस अनाथ बच्चे को अपने घर में पनाह दी थी। जब रोहन ने दरवाजे को अपने कमरे में सुलाने से मना कर दिया था, तब रघुवर जी ने देवराज को अपने साथ अपनी खटिया पर सुलाया था और अपनी पुरानी सोल उठाई थी। सावित्री देवी ने अपने हिस्से की रोटी इस अनाथ बच्चे को खिलाई थी। लेकिन जब देवराज 18 साल का हुआ तो रोहन ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर देवराज को घर से निकलवा दिया था। आज 17 साल बाद वही कुंडे से उठाया गया अनाथ बच्चा 5000 करोड़ की कंपनी का मालिक बनकर लौटा था।
रोहन ने गेट खोला और खुशी से बाहर दौड़ा। वेलकम मिस्टर देवराज। इस बारिश में आपको, रोहन के शब्द उसके गले में ही घुट गए। उसने देखा कि मिस्टर देवराज ने अपने कमांडो का छाता एक झटके में हटा दिया। वह अरबपति आदमी जो बड़े बड़े मंत्रियों के सामने सिर नहीं झुकाता था, वो उस कीचड़ और बारिश में उन दो भिखारियों के सामने घुटनों के बल जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा था। देवराज के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। बाबूजी, देवराज की वही भारी आवाज़ उस रात की बारिश से भी ज्यादा खौफनाक दर्द से कांप उठी। रघुवर जी ने अपनी धुंधली आंखों से उस शख्स को देखा। देव, मेरा देव आ गया। रघुवर जी फपक फपक कर रो पड़े। माँ, देवराज ने कीचड़ में सनी हुई लकवाग्रस्त और ठंडी पड़ चुकी सावित्री देवी को अपने चौड़े सीने से ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई अपनी जान को छुपा लेता है। वो 35 साल का खूंखार अरबपति आदमी उस बीच सड़क पर कीचड़ में लथपथ एक छोटे बच्चे की तरह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। ये क्या हालत कर दी है आपकी बाबूजी? मेरी माँ का शरीर बर्फ क्या हो रहा है? ये कीचड़ यह फटे कपड़े में आ गया। बाबूजी, आपको यह अनाथ देव आ गया। देवराज ने तुरंत अपना वह करोड़ों का सूट उतारा और अपनी कांपती हुई माँ को उसमें लपेट लिया। रोहन और मिताली गेट पर भूत बनकर खड़े थे। मिस्टर देवराज, रोहन हकलाया। ये भिखारी आपके देवराज ने अपनी माँ को बहुत ही हिफाजत से अपने चीफ कमांडो की गोद में ले लिया। मेरी पर्सनल हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस को अभी इस सड़क पर लैंड कर रहा हूँ। देवराज एक खुखार शेर की तरह दहाड़ा। माँ को शहर की बेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। अगर मेरी माँ की सांस रुकी तो मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगा। कमांडोज ने तुरंत रघुवर जी और सावित्री देवी को मर्सिडीज की गर्माहट में बैठा लिया। अब देवराज उस कीचड़ से धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके कपड़ों पर कीचड़ और उसकी माँ के खून के धब्बे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था। तो मौत का एक ऐसा खौफनाक और बर्फीला बवंडर था। रोहन और मिताली की रूह उनके जिस्म से बाहर आने को बेताब हो गई। उनके नशे और घमंड का नशा पलक झपकते हुए काबू हो चुका था। देवराज धीरे धीरे अपने भारी बूटों के खौफनाक खटखट के साथ चलकर रोहन के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। देवराज की 6 फुट 2 इंच की लंबाई, उसका चौड़ा सीना और चेहरे पर मौत जैसा वो खौफनाक जलाल रोहन को किसी रेंगते हुए गद्दे की कीड़े जैसा महसूस कर रहा था। भिखारी देवराज ने बहुत ही सर्द और जहरीली आवाज में रोहन के मुंह से निकले उस आखिरी शब्द को दोहराया। रोहन हकलाया, देव तुम। इससे पहले कि रोहन एक और शब्द बोल पाता, देवराज का दाया हाथ हवा में उड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत, अपने बरसों के दर्द और अपनी बाबूजी के एक एक आंसू का हिसाब इकट्ठा किया और अपना लोहे जैसा भारी हाथ रोहन के गाल पर दे मारा। तमाचे की वह आवाज़ इतनी भयानक और गूंजने वाली थी कि लगा जैसे आसमान टूटकर रोहन के जड़बे पर गिर पड़ा हो। बारिश की बूंदें भी उस गूंज से जैसे हवा में कांप गई। रोहन का 75 किलो का शरीर उस एक तमाचे की ताकत से हवा में गोल घूमा और सीधे उस बदबूदार कीचड़ में मुंह के बल जा गिरा। रोहन का जबड़ा अपनी जगह से खिसक गया था। उसके मुंह के 2 दांत टूटकर खून के साथ उस कीचड़ में गिर गए। रोहन तड़पते हुए जमीन पर लौटने लगा और उसके मुंह व नाक से खून का फवारा फूट पड़ा। रोहन मिताली पागलों की तरह चीखते हुए आ गए। हाउ डियर यू। उसने देवराज की तरफ उंगली उठाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? सिक्योरिटी। देवराज ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई और मिताली की तरफ एक ऐसी शैतानी खून जमा देने वाली और खुखार नजरों से देखा कि मिताली की उंगली हवा में ही जम गई और उसकी चीख उसके हलक में ही घुट कर रह गई। चुड़ैल देवराज एक हैवान की तरह दहाड़ा। उसकी आवाज़ से बगले के कांच के दरवाजे भी थरथरा गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भगवान के चेहरे पर शराब फेंकने की? तूने मेरे उस बाप को लात मारी जिसने मुझे कचरे के ढेर से उठाकर अपने सीने से लगाया था। तूने मेरी उस लकवाग्रस्त माँ को इस कड़कड़ाती ठंड में कीचड़ में फेंका जिसने अपना पेट काटकर मुझे अपने मुंह का निवाला दिया था। देवराज ने अपने कोट के अंदरूनी जेब से एक मोटी लाल रंग की लीगल फाइल निकाली और उसे पूरी ताकत से जमीन पर खड़े खून थूकते रोहन के चेहरे पर दे मारा। पढ़ उन्हें रोहन, अपनी इन लालची और अंधी आंखों से पढ़ा। देवराज जोर से चिल्लाया। रोहन ने कीचड़ और खून से सने अपने कांपते हाथों से वह कागज उठाया
जैसे उसने पहला पन्ना पढ़ा, उसकी सांसें उसके सीने में ही अटक गई। उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि सिंघानिया ग्रुप ने रोहन की कंपनी को कोई 500 करोड़ की फंडिंग नहीं दी है, बल्कि उसने रोहन की पूरी कंपनी, उसके सारे शेयर्स और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 100% टेक ओवर कर लिया है। इतना ही नहीं, रोहन ने यह 20 करोड़ का आलिशान बंगला बैंक में गिरवे रहकर लोन लिया था। देवराज ने कल रात ही बैंक से वह पूरा का पूरा लोन कैश में खरीद कर इस बंगले की पावर ऑफ अटर्नी और रजिस्ट्री हमेशा के लिए अपने नाम करवा ली थी। तेरी कंपनी, तेरा यह ताज का महल, तेरा बैंक बैलेंस, तेरी सासें, सब कुछ आज से मेरा है। रोहन देवराज ने छूकर रोहन का कॉलर पकड़ा और उसे उस कीचड़ से हवा में उठा लिया। रोहन के पैर जमीन पर रगड़ खा रहे थे। तूने बाबूजी के पीएफ के लाख चुरा कर उन्हें ब्लैकमेल करके यह घर बनाया था ना। तूने मेरी उस लकवाग्रस्त माँ को उस दिन की छत पर जमने के लिए छोड़ा दिया था ना। तूने मेरे बाप से, जिसने तुझे चलना सिखाया, उसे पोछा लगवाया। देवराज की आंखों से भी अब आंसू और आग एक साथ बह रहे थे। आज तेरा ये अनाथ भाई तुझे बताएगा कि जीता जागता नरक किसे कहते हैं। देवराज ने अपने पीछे खड़े हथियारों से लेस कमांडोज को इशारा किया। इस घर के अंदर जो ये तमाशा और पार्टी चल रही है, ना अंदर जाओ और शहर के उन सारे वीआईपी मेहमानों को बाहर इसी कीचड़ में बुलाओ। अभी कुछ ही सेकंड में कमांडोज ने पार्टी रुकवा दी। संगीत बंद हो गया और घबराए हुए सारे अमीर मेहमान, मंत्री और रईस लोग बंगले के बाहर उस कीचड़ भरे फुटपाथ पर जमा हो गए। उन्होंने जो नजारा देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर देवराज सिंघानिया रोहन को कीचड़ में एक मरे हुए कुत्ते की तरफ कॉलर से पकड़ ले रहा था। रोहन के मुंह से खून टपक रहा था और वह दर्द से रो रहा था। देवराज ने अपने कमर से माइक लिया। वो सारे मेहमानों के सामने एक ऐसी गर्जना की जिसने पूरे शहर को रईसों का शीश शर्म से झुका दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग अंदर जिस इंसान की पार्टी का महंगा खाना खा रहे थे, जरा इस राक्षस को गौर से देखिए। यह नीच इंसान है जिसने अपनी जन्म देने वाली माँ को, जो लकवे से पीड़ित है, उसे जिस कड़ाती ठंड में एक फटी हुई चादर में छत पर मरने के लिए छोड़ दिया था, और अपने 75 साल के बाप से इस जानवर ने कुत्तों की तरफ पोछा लगवाया और उस पर शराब फेंकी है। सारे मेहमानों के चेहरे पर भी खौफ और नफरत छा गई। पार्टी में आए लोग आपस में फुसफुसाने लगे। छी, कितना नीच आदमी है यह, एक मंत्री ने कहा। तू है ऐसे बेटे पर, एक महिला ने घिस से मुंह बनाया। अरे ऐसे इंसान को तो सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। अपनी रईस से इज्जत को भी हजारों लोगों के सामने कीचड़ में मिलाता देख रोहन की रूह कांप गई। देवराज ने रोहन को एक जोरदार झटके के साथ जमीन पर पटक दिया। रोहन, आज इसी वक्त इसे कीचड़ भरे फुटपाथ पर तू और तेरी ये घमंडी डायरी पत्नी बस इन्हीं कपड़ों में जो तुमने अभी पहन रखे हैं इस घर से हमेशा के लिए बेदखल किए जाते हैं। मेरे गार्ड तुम्हें अंदर से तुम्हारा एक तिनका एक सुई भी बाहर नहीं लाने देंगे। देवराज ने रोहन की आंखों में आंखें डालकर अपना खौफनाक फैसला सुनाया। तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स इसी सेकंड फ्रीज कर दिया गया है। तुम्हारी महंगी गाड़ियाँ जब्त हो चुकी है। तुम्हारा सारा रुतबा मिट चुका है। तू आज से कंगाल, सड़क छाप और 2 कौड़ी का भिखारी है। यह सुनते ही मिताली का घमंड पूरी तरह चकनाचूर हो गया। वो उसी कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गई और पागलों की तरह रोते हुए देवराज के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाने लगी। मिस्टर देवराज, प्लीज हमें माफ़ कर दो। इस हड्डियों को जमा देने वाली ठंड और बारिश में हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास खाने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। हम सड़क पर आ जाएंगे जहाँ मेरी माँ गई थी। देवराज ने अपने पैर पीछे खींचते हुए अपने लाल आंखों से मिताली को देखा। सड़क पर गटर में जाओ, जाकर भीख मांगो, कीचड़ खाओ, तड़प तड़प कर मरो, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। देवराज मुड़ा और उसने अपने कमांडोज को अपना आखिर हुक्म दिया। इन दोनों को घसीटते हुए ले जाओ और इन्हें शहर की हदों से बाहर उसी कचरे के ढेर और सारी गटर के पास फेंक कर आओ, जहाँ से 30 साल पहले मेरे बाबूजी ने मुझे उठाया था। और कान खोलकर सुन लो, अगर ये दोनों कीड़े दोबारा मेरे बाबूजी या मेरी माँ की परछाई के 10 किलोमीटर के आसपास भी देखे तो इनकी दोनों टांगें बीच से तोड़कर कुत्तों के आगे डाल देना। नहीं, छोड़ो मुझे।
देवराज मुझे माफ कर दे भाई, रोहन खून थूकते हुए चीखा, लेकिन देवराज ने पलट कर नहीं देखा। कमांडोज ने आगे बढ़कर रोहन और मिताली को उनके कॉलर और बालों से पकड़ा और उन्हें कीचड़ में जानवरों की तरह घसीटते हुए अपनी काली पुलिस वैन की तरफ ले गए। पीछे छूट गया वह आलिशान 20 करोड़ का बंगला और फुटपाथ के उस कीचड़ में हमेशा के लिए दफन हो गया। रोहन और मिताली का वह सारा घमंड, वो डिजाइनर कपड़े और वह रुतबा। देवराज सिंघानिया ने अपना कोट उतारा और सीधे उसी कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गया जहाँ उसके बापूजी रघुवर जी डरे सह में खड़े थे। देवराज ने अपने बाबूजी के मैले और छिले हुए पैरों को अपने माथे से लगा लिया और फफ कर रोकड़ा, क्योंकि आज भगवान का न्याय पूरा हो चुका था। धीरे धीरे 1 महीना बीत चुका था। मुंबई की सबसे ऊंची और शांत पहाड़ी पर बने देवराज सिंघानिया के 1000 करोड़ के स्वर्ग पैलेस में एक बेहद पवित्र सन्नाटा था। इस मेंशन के सबसे बड़े आलीशान और सूरज की रोशनी से नहाए हुए मास्टर बेडरूम में 24 डिग्री का AC चल रहा था। एक बेहद नरम मखमली और वाटर ही डेड बिस्तर पर सावित्री देवी आराम से लेटी थी। दुनिया के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के इलाज से उनके लकवे में अब काफ़ी सुधार था। उन्हें चेहरे पर अब वो मौत का पीलापन नहीं, बल्कि एक सुकून भरी लाली थी। रघुवर जी उनके पास बैठे उन्हें अपने हाथों से ताजे फलों का जूस पिला रहे थे। उन्होंने एक बेहद कीमती और गर्म परमीना शॉल ओढ़ी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। देवराज सिंघानिया अंदर आया। उसने वो अल्पपत्तियों वाला सूट नहीं पहना था, वह एक साधारण से कुर्ते पैजामे में था। उसके हाथों में एक चांदी की कटोरी थी जिसमें गर्मा गर्म हलवा था। बाबूजी, माँ, देवराज मुस्कुराता हुआ आया और उसने जमीन पर रघुवर जी के पैरों के पास बैठकर वह कटोरी आगे की। आपका यह अनाथ देव आपके लिए अपने हाथ से हलवा बना कर लाया है। रघुवर जी की आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने जमीन पर बैठे उस 33 साल के अरबपति बेटे को अपने सीने से लगा लिया। तो अनाथ नहीं है मेरे लाल, तो मेरा श्रवण कुमार है। मैंने तो तुझे 25 साल पहले बस एक फटी हुई शॉल दी थी और तूने तो इस अभागे बाप को पूरी दुनिया ला कर दे दी। मेरा सगा खून पानी निकला और तूने साबित कर दिया कि असली खून वह है जो अपनों के दर्द में ढाल बनकर खड़ा हो जाए। सावित्री देवी ने कांपते हुए हाथों से देवराज का माथा चूम लिया। देवराज ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, दुनिया के सारे महल, सारी दौलत एक तरफ और आपके इन चरणों की धूल एक तरफ। जिस इंसान ने 5 माँ बाप का आशीर्वाद नहीं, वो अरबपति होकर भी दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। मैं सिर्फ पैसा कमाने नहीं, बल्कि अपने भगवान को उनका सिंहासन वापस दिलाने आया था। देवराज सिंघानिया ने अपना सिर रघुवर जी की गोद में रख दिया। उसे बड़े से महल में अब कोई सिसकी, कोई दर्द या कोई बेबसी नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक ऐसे मुंह बोले बेटे की बेहता मोहब्बत थी जिसने साबित कर दिया था कि बाप की इज्जत अगर नीलाम हो तो एक सच्चा बेटा उस बाजार को ही आग लगा देता है। उधर शहर के किसी गंदे कूड़ेदान के पास रोहन और मिताली फटे कपड़ों में एक सूखी रोटी के लिए लड़ रहे थे। कुदरत का तराजू अपना खौफनाक और मुकम्मल इंसाफ कर चुका था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।